साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पररी कैटेगरी में भी क्या आप घर जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है जी हां। और एक ही बार मतलब स्टार्टिंग में आप टेम्पररी कैटेगरी हुए, उसके बाद आपका डिस्चार्ज ऑर्डर जल्द से जल्द निकल जाएगा, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है, उसकी भी कुछ शर्तें हैं। किन सैनिकों का निकलेगा, क्या कोई पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है जिसमें निकलेगा, तो आज ये पूरी जानकारी आपको देंगे। और दूसरी जो चर्चा करेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड था तो आपका जो लास्ट में जब आरएमबी के बाद डिसाइड होता है डिसेबिलिटी की असेसमेंट, वो भी एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड हो। क्योंकि केस अब ऐसे भी देखने में आ रहे हैं कि फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल था या एग्रावेटेड था, लेकिन बाद में रिकॉर्ड की तरफ से लेटर आता है कि ये डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो गई क्योंकि नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू एक्सेप्ट की गई। तो दोनों ही विषयों को आज आपको बताएंगे। पहले बात करेंगे क्या टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी में डिस्चार्ज ऑर्डर निकल सकता है, तो इसका जवाब है जी हां, निकल सकता है। किन सैनिकों का निकलेगा, इस चीज को समझना जरूरी है। दोस्तों आप एक उदाहरण लेके चलें। आप एक हवलदार हैं और हवलदार की कलर सर्विस 24 साल है, प्लस 2 साल उसका एक्सटेंशन पीरियड होता है। यानी टोटल सर्विस अगर देखें शेप 1 हवलदार की 26 साल होती है, जिसमें 2 साल का उसका एक्सटेंशन पीरियड होता है। अब मान लीजिए आपका 24 साल पूरा हो गया, आप एक्सटेंशन पीरियड में चल रहे हैं। एक्सटेंशन पीरियड में अगर आप गलती से एलएमसी हो जाते हैं, टेम्पररी कैटेगरी भी आपको मिल जाती है, तो आपका डिस्चार्ज ऑर्डर तुरंत निकल जाएगा और फिर आपको रिलीज मेडिकल बोर्ड कराना पड़ेगा। अब आप कहेंगे भाई टेम्पररी कैटेगरी में रिलीज मेडिकल बोर्ड कैसे होगा। दोस्तों रिलीज मेडिकल बोर्ड आपका परमानेंट कैटेगरी होने के बाद ही होगा, लेकिन एक्सटेंशन पीरियड में अगर आपका लो मेडिकल कैटेगरी होने की वजह से डिस्चार्ज ऑर्डर निकल गया तो फिर आपको अपग्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरएमबी चलेगा और ना ही आपको मेडिकल बोर्ड अपग्रेड करेगा। आपकी टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी थी, आरएमबी करने से पहले आपको परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी किया जाएगा और उसके बाद फिर आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक्सटेंशन पीरियड में अगर आप टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी हुए तो आप घर चले जाएंगे कुछ ही समय में, क्योंकि आपका डिस्चार्ज ऑर्डर निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में अगर एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू था आपकी डिसेबिलिटी, तो वो लास्ट में भी एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड एक्सेप्ट की जाएगी। जीएमओ 2023 और एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के पहले लो मेडिकल कैटेगरी जो बंदे हुए, उनके फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में देखा गया कि वो उनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू थी या एग्रावेटेड टू थी। लेकिन जब वो अब जीएमओ 2023 के बाद रिटायर होकर के आ रहे हैं, बहुत से केसों में देखा गया है कि उनकी डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू एक्सेप्ट कर ली गई और उसकी वजह से उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली। अब आपको मैं दिखाता हूं एक और बंदा जो सामने ऐसा आया है। ये उसकी फर्स्ट मेडिकल बोर्ड की डिसेबिलिटी थी जो कि पूरी तरह से एट्रीब्यूटेबल टू एक्सेप्ट की गई थी फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में। इसके बाद 2 डिसेबिलिटी इसको और हुई, ये एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट की गई। यानी कि 3 डिसेबिलिटी थी, जिसमें एक डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस थी क्योंकि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटी स्ट्रीनियस एक्टिविटी की वजह से, फौज की वजह से डायरेक्टली हुई है ये डिसेबिलिटी, इसलिए इसको एट्रीब्यूटेबल टू माना गया। उसके बाद सर्विस कंडीशंस की वजह से इसकी जो बाकी 2 डिसेबिलिटी हैं, डायबिटीज और प्राइमरी हाइपरटेंशन, ये एग्रावेटेड मानी गई। लेकिन अब बंदा डिस्चार्ज आ चुका है, उसका रिलीज मेडिकल बोर्ड हो गया
और उसकी डिसेबिलिटी के ऊपर फैसला आ गया कि इसकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई। ये देख सकते हैं आप, जिसमें कि तीनों डिसेबिलिटी लिखी हैं। जो फर्स्ट डिसेबिलिटी जो कि एट्रीब्यूटेबिलिटी थी वो भी नाना केस कर दी, यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू। और उसके बाद डायबिटीज और प्राइमरी हाइपरटेंशन को भी नाना एक्सेप्ट की गई है। और कुल मिलाकर के ये कह दें कि नाना होने की वजह से डिसेबिलिटी पेंशन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, परसेंटेज तो इनकी वैसे भी कम थी। तो कहने का मतलब यह है कि यह जरूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में अगर आपकी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू एक्सेप्ट की गई है तो लास्ट में भी वही होगा। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है कि जब फर्स्ट मेडिकल बोर्ड में एसेस किया गया, असेसमेंट हुआ, कोई डिसेबिलिटी डायरेक्टली फौज की वजह से हुई है या कोई डिसेबिलिटी इनडायरेक्टली फौज की वजह से हुई है, और बाद में उसको नाना करके रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो एक बहुत बड़ी विसंगति है ये, जिसको दूर किया जाना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, ये एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड टू लास्ट जब ये डिसीजन हुआ है डिसेबिलिटी पेंशन का, उसमें एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? परसेंटेज तो इसकी पहले से ही कम थी। बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है उसका कारण मैं बताऊंगा। अगर ये डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड टू एक्सेप्ट की गई होती और परसेंटेज इनकी जो कम है, तो कम से कम ये वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए एप्लीकेशन लगा सकते थे, रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते थे। दूसरा, अगर रीअसेसमेंट यानी वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड में परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ज्यादा मिल जाती तो वो फुल एंड फाइनल मानी जाती और उसके हिसाब से फिर फैसला होता डिसेबिलिटी पेंशन या कंपेंसेशन देना है या नहीं देना है। तो एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड टू होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रकार के कंपेंसेशन के लिए डिसेबिलिटी से संबंधित मामलों के ऊपर। दूसरा दोस्तों, रिलीज मेडिकल बोर्ड, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड, RIAB, विलिंग अनविलिंग शेल्टर अपॉइंटमेंट, लो मेडिकल कैटेगरी, डिसेबिलिटी से संबंधित जानकारी के लिए अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।